सुभाषिनी अली हमारे साथ जुड़ी हैं कानपुर से, चूंकि वो याची भी हैं, उन्होंने याचिका की थी। सुभाषिनी अली जी, इस मामले में अगर सुभाषिनी अली या ऐसे एक्टिविस्ट ने याचिका नहीं की होती तो उसका असर उतना शायद ना होता। हालांकि बिल्किस बानो ने भी दरवाजा खटखटाया था। सुभाषिनी अली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुभाषिनी अली जी, पहले मैं इसको देखना चाहूंगा कि किस तरह से देखती हैं। हम सब ने वो दौर देखा जब गुजरात सरकार ने जिस ढंग से सजा माफी, पुरानी नीति 92 की नीति के तहत माफी दी, और केंद्र सरकार के मंत्री और विधायक सांसद लगातार जस्टिफाई करते रहे, तब लगा कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा है, अहम है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन सबको जेल भेजो और 2 हफ्ते में सरेंडर करो। तो क्या पूरी पूरी प्रक्रिया से कैसे आप गुजरी, क्या कुछ हुआ और आज कैसे देखती हैं सुभाषिनी अली? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी अजीत जी कि 2002 में जब ये दंगा हुआ था गुजरात में, तो एडवा जो हमारी महिला समिति है उसके साथ हम लोग गए थे गुजरात, और इस जो घटना घटी थी बिल्किस बानो के साथ, उसके तीसरे दिन हम लोग उससे मिले थे गोधरा के कैंप में। और वो तस्वीर मेरे सामने है, क्या उसकी हालत थी। उसकी बच्ची मारी गई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था, उसके परिवार के लोग उसके आंखों के सामने मारे गए थे, उसकी माँ भी मारी गई थी। और आप सोच सकते हैं कि उसके ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन उस औरत में इतनी हिम्मत थी कि 8 साल तक वो लड़ी उन अपराधियों को जेल सजा दिलाने के लिए, और उसको बंबई जाना पड़ा, महाराष्ट्र जाना पड़ा, और वहां से उन लोगों को दंडित किया गया और वो जेल गए। लेकिन लगातार उनको जेल से भी छुट्टी मिलती रही, जैसे आजकल राम रहीम को मिल रही है, और वो गांव आते थे। तो सजा तो मतलब लगता है कि ज्यादा बिल्किस बानो और उनके परिवार को मिला है और कम उन अपराधियों को। और इसके बाद तो गुजरात सरकार ने तमाम हदें पार करके उनको रिहा ही कर दिया। और किस दिन रिहा किया, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जिस 15 दिन अगस्त 15 2022 अगस्त को प्रधानमंत्री किले से कह रहे थे कि महिलाओं का करना होगी, की सुरक्षा करनी होगी, उसी वक्त उनकी सरकार गुजरात में इन लोगों को छोड़ रही थी। इनको हार मालाएं पहनाई जा रही थी और इनको संस्कारी ब्राह्मण के नाम से नवाजा जा रहा था। तो इसके बाद मतलब इतना पूरे हम लोग जो लड़ते हैं और जो तमाम लोग चीजों को देख रहे हैं, उनको लगा कि आखिर इस देश में हो क्या रहा है, ये संविधान का राज है कि मनुस्मृति का राज आ गया इस देश में। और फिर जब ये हम लोग गए इसको कोर्ट में, तो वो याचिका दर्ज की गई, और उसके बाद बिल्किस बानो ने भी फिर याचिका दर्ज की। उन्होंने कहा कि ये लोग आए, तो मुझे भी हिम्मत हुई कि नहीं, लड़ना चाहिए, क्योंकि इसके पहले तो उन्होंने ये कहा था कि क्या न्याय अब खत्म हो गया हमारे देश, ये उसका कहना था। खैर, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, शायद न्याय के बारे में हम लोगों की जो उम्मीद है वो काफी हद तक जागी है। लेकिन अजीत जी, बड़े बड़े सवाल हैं। मेरे दिमाग में तो सवाल ये है कि गुजरात सरकार ने ऐसा किया क्यों इन लोगों को छोड़ा, जो ये जघन्य अपराधी हैं, जिन्होंने मानवता के खिलाफ अपराध किया है, इनको क्यों छोड़ा? अपने अधिकार को लांघते हुए इनको छोड़ा। क्या काम किया जो पूरी तरह से कानून मतलब संगत नहीं था, क्यों किया? और 1.5 साल तक जिस तरह से इन लोगों को डिफेंड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट में जितने वकील आते थे, जितने सरकारी वकील आते थे, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और किस तरह से वो इनको डिफेंड कर रहे थे, इनके नेता टीवी चैनलों पर डिफेंड कर रहे थे। और जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है बिल्किस बानो, उसके प्रति कहीं भी हमदर्दी दिखाने वाला कोई था ही नहीं, न सरकार में, शासक दल में। वो मारे मारे इधर से उधर फिर रहे थे, अपनी जान को बचा रहे थे। तो आज क्या होगा? ये लोग जेल जाएंगे, लेकिन क्या गुजरात सरकार बिल्किस बानो और उनके परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगी? क्या वो जो कॉम्पनसेशन देना था देगी? क्या इनको शांति से अपनी जिंदगी बिताने का मौका देगी कि नहीं देगी? और क्या ये जो अपराधी हैं, इनको मौका मिलेगा हाई कोर्ट महाराष्ट्र के सामने जाने का? अब तो उनकी सरकार वहां भी आ रही है, उस सरकार का क्या रवैया होगा? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं जो जनता को पूछना चाहिए कि आखिर इस
शासन में महिलाओं की सुरक्षा का हम क्या करें, किसके पास जाए महिलाओं की सुरक्षा की गुहार लगाने के लिए। अभी बीएचयू की घटना भी एकदम ताजा है कि 3 अपराधी जो बीजेपी के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, 2 महीने लग गए। पुलिस को 2 दिन बाद पता चल गया था कि कौन है, लेकिन 2 महीने लग गए उनको गिरफ्तार करने के लिए। तो क्या इनके रहते, इस शासन के रहते महिलाओं को सुरक्षा और न्याय की उम्मीद हो सकती है? क्या होगा आगे? मैं तो यही कह ये बड़ा सकती हूँ कि सवाल जहां है तक हमने से सुभाषिनी समझ जी। है, और मैं हमारी बीच में, लड़ाई चूंकि खत्म आपने नहीं होने कहा, वाली, हम लोग लड़ते रहेंगे। आपने एक जिक्र जी किया कि सरकार का रवैया, सिंह साहब सिर्फ चूंकि हमने पहले भी कई बार वीडियो किया है, मेरे सामने उस समय का है जो अप्रैल में जब ये याचिका की सुनवाई शुरू हो गई थी, तब जो अब जस्टिस रिटायर भी कर गए, जस्टिस के.एम. जोसेफ, तब जस्टिस के.एम. जोसेफ और बीबी नागरत्न की बेंच सुनवाई कर रही थी। और जिस ढंग से सुनवाई के दौरान सरकारों का जो रवैया था, गुजरात सरकार का और केंद्र सरकार के वकीलों का, फाइल देने को लेकर, सूचना जानकारी को देकर, नोटिस के जवाब देने को लेकर, हलफनामे को लेकर, तो नाराज होकर जस्टिस जोसेफ ने कहा था, क्योंकि उनका रिटायरमेंट था मई में, तो जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि वो नहीं चाहते कि मैं इस मामले की सुनवाई करूं, इसलिए जी जानबूझकर ये लेट लतीफ कर रहे हैं, हर चीज में सूचना देने में देर कर रहे हैं, हलफनामे जी में देर कर रहे हैं, बार बार टाइम मांग रहे हैं। बल्कि उनका कोर्ट में पढ़ता हूं, जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि मेरे साथ समस्या ये है कि मैं 16 जून को रिटायर हो रहा हूं, मेरा लास्ट वर्किंग डे 19 मई है, उसके बाद 2 जुलाई तक गर्मी की छुट्टी में बंद रहेगा। इट इज ऑब्वियस दे डू नॉट वांट अस टू हियर द मैटर, इट इज मोर देन ऑब्वियस। तो साफ साफ सरकार की तरफ से जिस ढंग से दस्तावेज देने में, हलफनामा देने में, या ये कहा जा रहा था कि दस्तावेज गुजराती में है, उन्हें पहले ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, इस तरह की बात फिर जी जी जस्टिस जी जोसेफ ने कहा हमने आपको, मैं तो ये यही बात सारी कह रही बातें थी। हो रही थी। बिल्कुल जी। तो यही तो सवाल है कि एक तो हाँ, गुजरात सरकार ने इनको छोड़ा क्यों, और फिर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी इनकी रिहाई को सही ठहराने में। तो क्यों? आखिर कौन सी इनके अंदर ऐसी खूबी है कि उनको बचा लिए, ये सब यहाँ तक जाने के लिए तैयार थी? यही मेरा सवाल है और यही पूरा देश का सवाल होना चाहिए। दिक्कत ये है कि ये लोग जवाब देते नहीं हैं, लेकिन फिर भी सवाल तो पूछा जाना चाहिए इनसे कि आखिर को छोड़ा क्यों, और फिर उनके छोड़ने को डिफेंड क्यों किया, क्यों आप जेल के बाहर रहे, क्यों नहीं आपने जो इनकी मतलब जो अपराधियों की शिकार थी, जो सर्वाइवर थी, आपने उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं जताई? ये लगातार होता रहा, जिसका जिक्र मैंने किया उसी में मैं फिर देख रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो सरकार की तरफ से जो पेश हुए, एएसजी पेश हुए, और भी जो लोग, उन लोगों ने, दोषियों की तरफ से जो वकील सिद्धार्थ लूथरा पेश हो रहे थे, ये लगातार जस्टिफाई कर रहे थे कि रिहाई बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं हुआ, प्रक्रिया का पालन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी दिख रही थी, और बल्कि एक बार जस्टिस के.एम. जोसेफ और नागरत्ना की बेंच ने यह भी कहा कि केंद्र और गुजरात सरकार किस ढंग से रिहाई की फाइलें पेश करे, और आप सेब और संतरा की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि 14 साल बाद, 15 साल बाद रिहा होता है। तो इस पर भी सुप्रीम कोर्ट की तल्ख प्रतिक्रिया थी एनके सिंह साहब। तो ये तेवर से, हालांकि मैं कहूंगा कि मुझे लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट जिस ढंग से कह रहा है बार बार, उससे ये फैसला तो पलटा जाएगा, लेकिन जस्टिस जोसेफ की रिहाई के बाद लगा कौन सा बेंच, क्या रिकंस्टिट्यूट होगा बेंच, लेकिन फाइनली ये फैसला आ गया। तो एनके सिंह साहब, इसमें अगर सुप्रीम कोर्ट, आखिरी में उसी पैराग्राफ को चाहूंगा आप एक बार दर्शक को समझाए कि अगर जस्टिस नागरत्ना कहती है जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट ऑफ May 13, 2022 इज हिट बाय फ्रॉड, इसका मतलब ये कह देने भर से कि आपने फ्रॉड किया, गलत जानकारी देकर आपने रिहाई का ये फैसला किया, तो इसका क्या आगे होना चाहिए? स्ट्रिक्चर की तरह है क्या इसका होना चाहिए? और पूरी थोड़ी व्याख्या भी सिंह साहब करिए इसका। अच्छा अजीत जी, आप मुझे छुट्टी दे दीजिए प्लीज, क्योंकि जी 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 आपको फ्री करता हूँ सुभाषिनी अली जी। एनके सुभाषिनी जी ने एक बड़ी अच्छी एक अंदेशा जो सुभाषिनी जी ने दिखाया वो बड़ा पर्टिनेंट है कि अब वहां पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है। आज के कोर्ट के फैसले में कहा गया है
कि भाई ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था, ये अधिकार क्षेत्र उनका था, आपने कैसे कर दिया। तो अब चिंता इस बात की है, जो सुभाषिनी जी ने कहा है बड़ा वही है। मैं अभी सोच रहा था कि अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट बदल गई है, अब ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ये कहेगी कि हाँ साहब मैं भी छोड़ता हूं, एक नए सिरे से ये सिलसिला शुरू होगा और कहेगी साहब छोड़ते हैं। इसलिए यहां पे खतरा दूसरा है। इसके आगे को देखिए, क्या ये वाकई सरकार की नीयत सही है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अगर प्रेरोगेटिव है, अगर ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट, और जहां तक इस पिक्चर का सवाल है, आपने सही कहा कि ये क्लियर स्ट्रक्चर है, और राधे श्याम शाह ने वो फैक्ट जो दबाए थे सुप्रीम कोर्ट से 13 मई को जो ऑर्डर लिया था, जिसमें कहा गया था भाई गुजरात सरकार इसको देखे, वो ऑर्डर फ्रॉड करके, क्योंकि राधे श्याम शाह का जब वो गुजरात हाईकोर्ट गया था तो उसने कहा कि भाई मेरे पास क्यों आए हो, ये महाराष्ट्र कोर्ट जाओ, बॉम्बे हाईकोर्ट जाओ। वो कहा गया तो वो बॉम्बे हाईकोर्ट न जाके उसने जुरिस्डिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट आ गया। उसने ये नहीं बताया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या किया है, लिहाजा वो सप्रेस करके सुप्रीम कोर्ट से ये ऑर्डर ले लिया कि भाई इसको गुजरात गवर्नमेंट देखे। वो ऑर्डर ही गलत था। अब वहां पे गुजरात गवर्नमेंट है बड़ी खूबसूरती से, चूंकि सीबीआई का मामला था, केंद्र सरकार और गुजरात सरकार यही आर लेती रही, बीजेपी और गुजरात सरकार यही आर लेती रही कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात सरकार देखे सजा माफी की नीति का जो फैसला ले, तो इसलिए बॉल गुजरात सरकार के कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने डाला, यही आर ली उसने। हाँ नहीं, लेकिन उसने तो यही कहा ना, देखे आपके पास आप ही की सरकार का 2014 का ऑर्डर है, जो वो भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश जो संगीत वर्सेस हरियाणा में किया था कि भाई इस तरह से आप मास स्केल पे ना छोड़िए, इनका नेचर ऑफ क्राइम देखिए कि क्या है। और तब तो संगीत के इस जजमेंट के बाद आपने कानून अपने यहां और कानून बनाया, कानून 2014 में बनाया कि इस तरह होलसेल और जस्ट बिकॉज 14 साल हो गए तो लिहाजा हम छोड़ दे, ये नहीं किया जाएगा। ये कानून आप ही का है। जब आप छोड़ रहे थे तो आपने, आपके पास क्या था, लेटेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ द सॉवरेन कहते हैं इसको, कि सॉवरेन लेटेस्ट कानून क्या है। लेटेस्ट कानून आपके पास 2014 का था। 1992 का जो कानून था 1992 का, वो तो पुराना हो गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जिसके तहत आपने कानून बनाया। और फिर ये कन्विक्शन एक टाइप का मामला नहीं है, ये है कि आपका कंडक्ट कैसा है, ऑफ क्राइम क्या था, इसको देख के 2014 आपने कानून बनाया, तो आपको उसके तहत देखना चाहिए था। यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आज कि आपको 14 के हिसाब से देखना था ना। और दूसरा, आपको आपका तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, ये मुंबई बॉम्बे कोर्ट का है, लिहाजा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, लिहाजा महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब केस जाएगा। जो सुहासिनी अली जी की चिंता है वो एक बड़ी चिंता है कि क्या ये छूटेंगे फिर से दोबारा, क्योंकि सरकार ये बेशर्मी कर सकती है, केंद्र सरकार और वहां की बीजेपी की सरकार, क्योंकि उसको हिंदू हृदय सम्राट बताया गया, जो बलात्कारी था, जो घिनौने, मतलब कभी कभी सोचने में लगता है कि 3 साल के तुमने कम्युनल घृणा में 3 साल के बच्चे को पटक के मार दिया, उसकी मां जो 5 महीने की गर्भवती, उसके साथ गैंग रेप किया, उसके 7 आदमी परिवार के थे जिनको खत्म कर दिया, मार दिया और जला दिया। इसके बाद भी अगर आप उसको महिमा मंडित कर रहे हैं, जो आप अपने विजुअल में दिखा रहे हैं कि लड्डू बट रहे हैं, तो कोई ताजुब नहीं कि इस आदमी को पार्लियामेंट का टिकट, लोकसभा का टिकट देके इसको यहाँ पे संसद में कानून बनाने के लिए रख लिया जाए और ये हमारे माननीय सांसद बन जाए। तो हमारा खतरा, जो सुभाषिनी अली जी ने कहा वो बिल्कुल सही है कि अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फिर से केस जाएगा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट फिर से उनको छोड़ सकती है। तो ये आगे जो खतरा है इंपॉर्टेंट है, हम लोग को इसको सतर्क रहना होगा कि ये सरकार जिस तरह की बेशर्मी से कर रही है, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन, कोर्ट के एक्सप्रेस विल का उल्लंघन, उसमें ये खतरा बना है कि अब वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट चली जाएगी, एक नए सिरे से सिलसिला शुरू होगा और वहां पे रिविजन, क्योंकि पावर्स जो होते हैं रिविजन के, ये स्टेट गवर्नमेंट के पास होते हैं, तो लिहाजा वो रिविजन के लिए फिर से
कर देगा और फिर से उसको छूट मिल सकती है। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है, जिस ढंग से रिहाई हुई और उस रिहाई के बाद इतनी नाराजगी, इतने लोग इसका विरोध कर रहे थे। एक मेरे ख्याल से पिछले साल ही लगभग 125 पूर्व नौकरशाह IAS रिटायर्ड अधिकारियों ने CJI को चिट्ठी लिखी। लगातार देश भर में इसकी मांग हो रही थी कि किस ढंग से ऐसे दरिंदों को, जिनके सबूत हैं, जो कन्विक्टेड हैं, जो रेपिस्ट है, जिसका जिक्र मैंने भी किया और सिंह साहब ने किया, जो कातिल हैं, उन सबको किस ढंग से रिहा किया गया। और रिहा उस दिन जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 15 अगस्त को अमृत महोत्सव के मौके पर जो भाषण दे रहे थे, जिसमें महिलाओं के मान सम्मान का जिक्र कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उनके भाषण का वो हिस्सा है। देखिए क्या क्या ट्रेजेडी है इस देश में कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से भाषण देते हैं, भाषण में कहते हैं कि महिलाओं के सम्मान में, नारी के सम्मान और आचरण से ऐसा हम कुछ करें, ऐसा कुछ ना करें जिससे महिलाओं की गरिमा को ठेस लगे। उन्होंने कहा कि भारत की तरक्की के लिए महिलाओं का सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा हमारे आचरण में विकृति आ गई है और हम कभी कभी महिलाओं का अपमान करते हैं। क्या हम अपने व्यवहार और मूल्यों में इससे छुटकारा पाने का संकल्प ले सकते हैं? ये जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी लाल किले से 15 अगस्त 2022 को ये सब बातें कर रहे थे, लच्छेदार महिलाओं के मान सम्मान और महिलाओं के अपमान और हम में विकृति आ गई, ये सब बात कर रहे थे, ठीक उसी वक्त गोधरा जेल से इन 11 दरिद्रों को रिहा किया गया था। ठीक उसी वक्त उनका मुंह मिठाई कराया जा रहा था। ठीक उसी वक्त उन्हें फूल माला पहनाया जा रहा था। महिलाएं टीका लगा रही थी। सबसे बड़ी बात ये त्रासदी देखिए, महिलाएं टीका लगा रही थी उसी वक्त, और उन पर आरोप कितना संगीन है, इस पर हजारों पन्ने लिखे जा चुके हैं, हम लोग कई बार दोहरा चुके हैं। लेकिन गुजरात सरकार यूं कहिए कि महिलाओं से टीका लगवाया जा रहा था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये टीका लगवाया जा रहा था। और जी उसके बाद और आगे क्लाइमेक्स, जब बीजेपी के एक स्थानीय विधायक ने कह दिया कि ये सब संस्कारी ब्राह्मण थे। उसके बाद बीजेपी सांसदों और मंत्रियों और नेताओं के बयान आए। प्रधानमंत्री तो चुप ही रहे। प्रहलाद जोशी, जिनका जिक्र किया, जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका बयान आया, जिन्होंने कहा NDTV से बात करते हुए, मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं लगता है, कानूनी प्रक्रिया है। काफी समय जेल में बिताने के बाद रिहाई का प्रावधान ऐसा किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा फ्रॉड तरीके से धोखाधड़ी करके इन दरिंदों को, इन गुनाहगारों, दरिंदे शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वहां कन्विक्टेड होता है, लेकिन हाँ ये कन्विक्टेड है, ये दरिंदे हैं, इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, चाहे ये किसी भी समाज, किसी भी बिरादरी के हो, लेकिन ये दरिंदे हैं। इनकी रिहाई को सुप्रीम कोर्ट ने, रिहाई के फैसले को निरस्त किया है। लेकिन अब जो शक सुबह जो NK सिंह साहब या इससे पहले सुभाषनी अली जाहिर कर रही थी कि अब महाराष्ट्र सरकार के पाले में गेंद होगा, क्या महाराष्ट्र सरकार वही काम करेगी जो गुजरात सरकार कर चुकी है? लेकिन सिंह साहब, मैं कहीं कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले देख रहा था, अलग अलग जजों की राय अलग अलग समय पर। पहली बात कि अभी मैं खोज रहा हूं, मिल नहीं रहा, जब कोर्ट में दलील दी गई कि ये सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि गुजरात सरकार इस मामले को देखे इसलिए सजा माफी हुई, तब सुप्रीम कोर्ट के शायद जस्टिस जोसेफ ने कहा था कि हमने ये कहा देखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखे का मतलब नहीं कि आप वहां पर उनको सजा माफी दे दें। और उसके बाद में कुछ जगह देख रहा हूं, अलग अलग मौकों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 साल के बाद सजा माफी नीति के तहत उन्हें सजा माफी की जा सकती है, लेकिन वो केस क्या है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसको भी देखना अनिवार्य है, ये भी कई बार कहा गया। दूसरी बात, इस केस में सरकार तो शुरू से उन दरिंदों के प्रति, उन गुनाहगारों के प्रति क्या रवैया था, इसी से पता चलता है कि जो 15 साल जेल में रहे उसमें कुछ ऐसे हैं, अब मेरे पास अभी खोज रहा हूं मैं, 1-1 हजार दिन पैरोल पर बाहर रहे, 3-3 साल, 3.5 साल, 4-4 साल पैरोल पर बाहर रहे, महीने, 2 महीने, 4 महीने करके लगातार। मतलब इतनी लीनियंसी थी कि वो जितने दिन जेल में रहते थे फिर बाहर आते थे। अगर 15 साल में 4 साल बाहर ही रहा तो कायदे से सजा भी नहीं पूरा हुआ। तो ये सब कुछ तय ढंग से हुआ। लेकिन अब क्या महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र सरकार ऐसी गलती कर सकती है, और करेगी तो सुप्रीम कोर्ट की इस फटकार के बाद क्या मुमकिन है सिंह साहब? नहीं मुमकिन इसलिए है, ये सुप्रीम कोर्ट पे हमें भरोसा करना पड़ेगा, उसके विजडम पे भरोसा करना पड़ेगा। एक बार फिर से पूरा बॉल जाके सुप्रीम कोर्ट में रुकेगा। और यही बार बार हम कहते हैं कि इस समय एक ही संस्था है जो इस देश की जनता को
जो त्राहिमाम कर रही है उससे बचा सकता है, वो है सुप्रीम कोर्ट। अब वो विजडम, क्योंकि आज ही के जजमेंट पे आप जो पिछले जजमेंट कर रहे हैं, एक्चुअली उसको हम बता दें कि ये लक्ष्मी नस्कर वर्सेस वेस्ट बंगाल का केस था, जिसमें कि ये लेट डाउन किए गए थे। 2 केसेस है, संगीत बनाम हरियाणा और लक्ष्मी नस्कर बनाम वेस्ट बंगाल। इन दोनों केसेस पे ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया गया कि किन किन आधार पे इनको छोड़ा जाना चाहिए, अगर छोड़ा जाना चाहिए तो पहला तो उसमें बेसिक जो था कि 14 साल का मतलब नहीं होता है कि उनको छोड़ दिया जाए, वरना आप ही से पूछा जाए, सरकार से पूछा गया कि जरा बताइए कितने राज्य सरकारों ने बाकी केस में किया है। तो आज के जजमेंट में भी यही कहा गया कि सरकार, गुजरात सरकार का नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था, उसने दिमाग लगाया ही नहीं। तो ये एक अपराध माना, जूरिस्प्रूडेंस में इसे एक अपराध माना जाता है कि आपने दिमाग अप्लाई, उसने ये नहीं कहा कि आप बायस थे, उसने कहा कि आप नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड था। दूसरा जो सबसे बड़ा कमेंट था वो ये था कि साइक्लो स्टाइल में आपने कर दिया, साहब छोड़ देना है। अब यहां पे दूसरा जो क्वेश्चन आएगा, महाराष्ट्र सरकार के पास फिर एप्लीकेशन जाएगा, महाराष्ट्र सरकार कहेगी कि साहब हाँ ठीक है, हमने अपना विजडम का इस्तेमाल किया, और केंद्र सरकार जो पहले भी दे चुकी है एक बार फिर दे देगी, चुनाव है तो जल्दी दे देगी, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट उसको बनाएंगे तभी तो आगे वोट मिलेंगे। और फिर हम उस प्रधानमंत्री को जो लाल किले की प्राचीर से महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहा है, और इधर से केंद्र सरकार के आदेश पे और गुजरात सरकार के कन्नाइवेज से, मिले जुले से उसको दलितों को छोड़ दिया जाता है। जो शब्द आपने इस्तेमाल किया ये हीनस क्राइम के लिए होता है, ये प्रोसिक्यूशन में भी होता है, तो लिहाजा ये हीनस का नेचर था इसका। और अगर ये हीनस नेचर का था तो इसमें अगर ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा तो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सवाल उठेगा वो यही कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट अब आगे इसको क्या करेगी, क्योंकि ठीक है अंत में मामला सुप्रीम कोर्ट फिर जाएगा, फिर बिल्किस बानो जाएंगी, फिर सुभाषनी अली जाएंगी, फिर कोई वाइस चांसलर जाएगी, वर्मा, मिसेस वर्मा, तो ये सारे लोग जाएंगे, रेखा वर्मा, ये सब लोग जाएंगे जो सोशल एक्टिविस्ट है, सोशल कॉज के लिए लड़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बीच में तो फिर से एक बार टाइम निकलेगा और फिर से वो महिमा मंडित होगा। तो जो खतरा है वो यही है कि अगला बेंच कैसा होगा, अगला बेंच कैसे सोचता है। लेकिन जो फंडामेंटल इशू है कि क्या आप ऐसे लोगों को जो जिनकी घटना मतलब मुंह से जबान से निकलती नहीं है, जो उन्होंने किया है, उनको आप 14 साल हो गए हैं और उसके बीच में आप छोड़ते रहे, वो घर जाता रहा आराम से, बल्कि धमकाता भी रहा। मतलब सच पूछिए तो उसका छोड़ा जाना ही धमकाना है। राम रहीम का वापस आना ये खुद अपने आप में एक धमकी है। किया वहां भी पैरोल का जिक्र होता है। अब डेटा हमारे हाथ में, मैं अपने सहयोगों को, हाँ ये नाम देख रहे हैं, जसवंत भाई, गोविंद भाई, नई, ऐसे नाम नहीं होगा, नई नाम है क्या? चलो हाँ, राधेश्याम साहब, मितेश भट्ट, रमेश चांद्रा, ये सब वो लोग हैं जो गुनाहगार दरिंदे जिनकी रिहाई के फैसले को निरस्त किया गया। लेकिन इसमें जो जानकारी मैं देना चाह रहा था, जैसे रमेश चांद्रा सिंह साहब फरलो और पैरोल पर ये 1576 दिन बाहर रहा। 1576 दिन मतलब हो गया लगभग 4 साल से ज्यादा, शायद 4 साल से ज्यादा, 4 साल से ज्यादा बाहर रहा। राजू भाई सोनी 1348 दिन बाहर रहा। जसवंत नाई है, नहीं है शायद, चेक करना, ये 1169 दिन बाहर रहे। और बाका भाई बहोनिया 998 दिन। मतलब ये लोग 3 साल, 4 साल, 4.5 साल बाहर रहे। यहां आप देखिए बेल मिलना कितना मुश्किल होता है और पैरोल और फरलो मिलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन अगर वो राम रहीम है और अगर ये गुजरात में ऐसे बिल्किस बानो के धंधे हैं तो उन्हें बार बार बेल भी हुआ कि जब ये लोग बेल या पैरोल या फरलो पर आते थे उसके बाद फिर गवाहों को धमकाते थे और गवाह कई ऐसे इलाके छोड़कर चले गए क्योंकि इनकी तरफ से धमकियों के बाद उनके खिलाफ फिर एफआईआर हुई। जो ये दरिंदे कन्विक्टेड है कि ये लोग धमकाते, उसके बाद भी इन्हें जिस ढंग से इनकी रिहाई हुई। और एक बात, मीडिया की भूमिका इस देश में जो माहौल है, अगर वो बिल्किस बानो की जगह कोई और होती, अगर वो मुस्लिम नहीं होती, अगर उसके नाम के साथ उसकी धार्मिक पहचान न होता, अगर वो गुजरात दंगे की पीड़िता न होती,
तो क्या मीडिया ऐसे ही चुप्पी साधता, ऐसे सन्नाटे में रहता? मुझे याद है सिंह साहब की जब रिहाई की खबर आई थी, हम सब लोगों ने कई दिन तक लगातार इस पर वीडियो बनाए, अपनी बात रखी ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, लेकिन चैनलों पर औपचारिकता, सिर्फ औपचारिकता का निर्वाह हो रहा था, कहीं उसको मुद्दा नहीं बनाया गया। फिर हुआ कि इसमें केंद्र सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ये तो गुजरात सरकार ने सजा माफी की नीति के तहत किया, और किया इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था गुजरात सरकार देखे इस मामले को। लेकिन उसके बाद ये चिट्ठी, जिस पर हमने पहले भी जिक्र किया, ये चिट्ठी अमित शाह के मंत्रालय की तरफ से है, जो एक तरह से क्लियरेंस है, अप्रूवल है कि आप उनकी रिहाई कर सकते हैं। आपने मतलब केंद्र सरकार से जो मांगा गया था सैंक्शन, टू ऑब्टेन सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द प्रपोजल ऑफ प्रीमेच्योर रिलीज ऑफ प्रिजनर्स, तो ये मांगा गया केंद्र सरकार से, चूंकि सीबीआई ने जांच की और केंद्र सरकार की तरफ से सबका नाम लिखकर इन्हें अप्रूव कर दिया गया, इनकी रिहाई को अप्रूवल मिली। तो ये सब क्या हो रहा था? क्यों अप्रूवल? और अप्रूवल उन लोगों के खिलाफ जो एक मुस्लिम महिला है, जिनकी धार्मिक पहचान बड़ी तय है, और देश में ऐसा माहौल बनाना है, चुनाव भी था उस वक्त, ताकि आप उन दरिंदों को रिहाई करें और उसके बाद उन्हें संस्कारी ब्राह्मण घोषित कर दे। प्रहलाद जोशी से लेकर तमाम बयान में जिक्र कर रहा हूं। तो ये तो सिर्फ इसलिए, मैं बार बार इसको जोड़ रहा हूं कि अगर वो बिल्किस बानो न होती तो भी क्या मीडिया का और सिस्टम का, सरकार का ये रवैया होता सिंह साहब? बल्कि इसको थोड़ा सा लॉजिक को और इसको सही करिए, तो अगर ये अपराधी जो होते वो किसी और कम्युनिटी के होते, माइनॉरिटी के होते, और कोई हिंदू होते, तो आज उनके घर जमीन दोस्त हो चुके होते या नहीं? आप किस तरह जस्टिस कर रहे हैं? और फिर प्रधानमंत्री एक तरफ महिलाओं की बात करते हैं, दूसरे उसी समय छोड़ देते हैं। ये उस प्रधानमंत्री की बात है जो कि सैकड़ों कैमरों के बीच में ध्यान करता है हिमालय की कंदरा में। तो हम प्रधानमंत्री को या गवर्नमेंट के कंडक्ट को तो क्वेश्चन करने की अब जरूरत भी नहीं है। जिस तरह से गवर्नमेंट अपने को कंडक्ट कराए, कोई ताजुब नहीं है कि दोबारा फिर होम मिनिस्ट्री का यही लेटर जाए और उसी अमित शाह के मंत्रालय का जाए कि हाँ साहब उसको छोड़ा जा सकता है। बल्कि इन बीच में तो उसने काफी अच्छा कुछ सामाजिक काम भी किया है, और 2-4 सामाजिक काम भी इन दरिद्रों को दिखा दिए जाए। तो कोई ये खतरा जो है, मैं बहुत ज्यादा इससे मुतमईन नहीं हूं, क्योंकि सरकार जिस तरह की है, जिस बेशर्मी से अपने फंक्शंस कर रही है, उसमें यह खतरा हो सकता है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट उसको छोड़ दे। और आप जानते हैं कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो इलीगल गवर्नमेंट है, जिसके बारे में कहा गया है कि इसकी बुनियाद, इसकी पैदाइश जो हुई थी, वो पैदाइश गवर्नर के गलत जजमेंट से हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसमें खामोश रहा है और ये गवर्नमेंट चल रही है। तो हो सकता है कि इसके साथ ये भी हो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट में फौरी तौर पे इमीडिएटली ये आदेश जाए और महाराष्ट्र सरकार भी उससे इत्तेफाक रखे और उसके बाद इसको दोबारा किया जाए। ये खतरा अभी भी बना हुआ है।